देवी ने अपने पांचों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था और अलग अलग देशों में आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया था। उन्हीं की बातें लिए एक शाम कल्याणी अपने घर में अपनी बूढ़ी पड़ोसन माया के साथ बैठी बोलती है। अरे अम्मा, क्या बताऊं, मेरे बेटों ने तो अलग अलग देशों में पढ़ाई पूरी कर ली। अब देखना, जब वो यहाँ आएंगे तो उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर तो मेरी जिंदगी सुकून से बीतेगी। ऐसे कैसे सुकून कल्याणी बेटा, आखिर पांच बेटों की माँ हो, कम से कम उनकी शादी करने तक तो तुम्हें सुकून नहीं होगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही अम्मा। वैसे मेरे बेटे आ जाएं, फिर उनके लिए अपने देश की सुंदर सुशील लड़कियां ढूंढकर उनकी शादी करवाऊंगी। सही है कल्याणी बेटा। अच्छा तो बताओ, आ रहे हैं तुम्हारे पांचों रतन? अगले हफ्ते आ रहे हैं पांचों एक साथ। मैं बहुत खुश हूँ, इतने समय बाद अपने बेटों को देखूंगी। कुछ देर यूं ही माया और कल्याणी गप्पे मारती है और फिर माया अपने घर चली जाती है। एक हफ्ते बाद जब सुबह सुबह कल्याणी देवी अपने बेटों के स्वागत के लिए आरती की थाली तैयार कर रही होती है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो कहती है, लगता है मेरे अनमोल रतन आ गए। कब से दीदार को तरस रही थी आंखें। कल्याणी आरती की थाली लिए दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसके 5 बेटे तो होते हैं, लेकिन उनके साथ होती है 5 लड़कियां। ये देखकर कल्याणी देवी आरती उतारने से पहले अपने बच्चों से कहती है, ये क्या, तुम पांचों तो मेरी ही संतान हो, लेकिन ये 5 किसकी संतान है? मेरा मतलब ये 5 कन्याएं कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये पांचों आपकी बहुएं हैं। मेरे साथ जो खड़ी है वो है मेरी पत्नी ऐना। सुमित के बगल में जो खड़ी है वो है उसकी पत्नी एमिका। मोहन के साथ है उसकी पत्नी एंटोनियो। और मेरे साथ वाली मेरी पत्नी दीक्षा। और अर्जुन के साथ में जो खड़ी है वो उसकी पत्नी उल्फत। वाह रे मेरे कपूतो, तुम्हें मैंने 5 अलग अलग देशों में पढ़ने भेजा था, न कि वहाँ की अलग अलग लड़कियों को बिहार के लाने के लिए। बताओ, इन 5 देश की अजीब चिड़ियाओं को मैं कैसे संभालूंगी? माफ कीजिएगा गुस्ताखी के लिए अम्मी जान, लेकिन हम जैसी भी हैं, है तो आपके बेटे की बेगम ही, और अब आपको हमें कबूल करना ही पड़ेगा। इमावाता शिता चिहा किता नोड़ो। अरे ये क्या कह रही है? एक पल के लिए मैं उर्दू के बोल समझ भी लूं, पर ये क्या कह रही है? अरे एमिका, तुमको मैंने हिंदी सिखाई है ना, तो हिंदी में बात करो। वैसे माँ, इसके कहने का मतलब है कि अब आपकी बहुएं आ गई हैं, तो उनका स्वागत कर ही लो। हाँ माँ, अब अपनी नाराजगी छोड़कर हमें अंदर आने दो। कल्याणी अपने गुस्से को साइड रखकर अपनी अलग अलग देशों से आई 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाकर उनको घर में दाखिल करती है और सारी की सारी अपने अपने कमरों में अपने पतियों के साथ आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन जब पांचों तैयार होकर नीचे आती हैं, तो उनको देखकर कल्याणी कहती है, आ गई पांचों बहुओं, चलो अब आ गई हो तो जाओ और अपनी पहली रसोई की रस्म में कुछ मीठा बना लो। गुस्ताखी माफ करिए अम्मी जान, लेकिन एक ही रसोई घर में हम पांचों कैसे काम कर सकते हैं? यस मदर इन लॉ, शी इज एब्सोल्युटली राइट। मदर लू? किसकी मदर लू और मैं क्यों लूं? उसका मतलब है कि उल्फोत सही कह रही है। दीक्षा आपा, उल्फोत नहीं उल्फत। उल्फत नाम है मेरा। यस गोमे नासाई। ये गोमो कौन है? मेरा मतलब माफ करना। सीसो गोरा और दिगा में रापिदो क्यों है? ए चुप, मैं कह देती हूँ तुम पांचों को, विदेश में पढ़ाई मेरे बेटों ने की है, मैंने नहीं की, इसलिए मेरे से हिंदी में बात करो। ओके सासू माँ, मैं कह रही थी कि जल्दी से बताओ क्या करें। एक एक करके अपनी अपनी डिश बना लो। सबसे पहले बड़ी बहू बनाएगी, फिर उसके बाद वाली और फिर उसके बाद वाली, ऐसे ही पांचों लाइन से बना लेना। इतना कहकर कल्याणी तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसकी 5 अलग अलग बहुएं डिश भी अलग अलग ही बनाती है, वो भी अपने अपने देश की। कुछ देर में जब कल्याणी अपने बेटों के संग नीचे टेबल पर नाश्ते के लिए बैठी होती है, तो अपनी बहुओं से कहती है, लाओ दिखाओ पांचों ने क्या बनाया है। सासू माँ, ये लो पहले मेरी डिश खाओ, इसका नाम है अंथैटी क्रेमा काटलाना। ये क्या किसी जगह के नाम पर बनाई है क्या? माँ जी, अब ये खाइए, ये मैंने बनाई है, माची को डांगो। अरे वाह मेरी जान, मोची को डांगो बनाया है। ये कैसा नाम है? डांगो डंगर से बनवाया है क्या? हे मॉम, इट्स माय डिश पुडिंग। अब इसने क्या बनाया है?
पूपू। माँ, उसने पुडिंग बोला, इसका मतलब हलवा बनाया है। और अम्मी जान, हमने सेवइयाँ बनाई हैं। चलो पांचों अपनी अपनी डिश रख दो मेरे सामने, मैं सबकी डिश चख लूंगी। कल्याणी अपनी 5 बहुओं के हाथ का बना मीठा खाकर उन्हें नेक देती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माना कल्याणी को अपनी 5 अलग अलग देश से आई बहुओं की भाषा को समझने में कई बार दिक्कत होती थी, लेकिन उसकी बहुएं भी अपनी सास के लिए कोशिश कर रही थी कि वो हिंदी में ही बात करे। आखिर जैसा देश वैसा भेष। खैर, अब बहुएं आई थी तो मुंह दिखाई तो करनी ही थी। तो उनके आने के 1 हफ्ते बाद कल्याणी अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई रखती है, जिसमें वो आसपास की सब औरतों को बुलाती है। सब औरतें आती हैं, जिनमें माया भी आकर कल्याणी से कहती है, कल्याणी बहन, तुमने तो कहा था तुम अपनी बहुएं एकदम देसी लाओगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तुम्हारे बेटे आए तो अलग अलग विदेशी बहुएं उठा लाए, सारी की सारी अलग अलग देशों से, और एक तो हमारे दुश्मन देश से है। दुश्मन तो तुम जैसे लोग होते हैं अम्मा, एक दूसरे के। मैंने तो अपने पड़ोसी देश को कभी अपना दुश्मन नहीं माना, और यहीं रहने वाले लोग वहाँ गए हैं तो अपने ही घर के सदस्यों को कोई दुश्मन कहता है क्या? वो सब छोड़ो, तुमको इनकी भाषा समझ आती होगी। सुना है एक स्पेनिश बोलती है, एक जापानी, एक नेपाली और एक तो अंग्रेजन है। गुस्ताखी माफ आंटी जान, लेकिन अम्मी जान को हमें समझने में कोई तकलीफ नहीं होती। हम 5 भले ही अलग अलग देश से आई हैं, लेकिन हमारे देश में भी ससुराल की इज्जत को बनाए रखने का ही कलमा पढ़ाया जाता है। Yes, उल्फत, it's right, and you have no right to make fun of any such a person. अम्मा, इंग्लिश तो तुम्हें आती ही होगी या नहीं आती? अरे ना आती तो मेरी बहुओं को हिंदी आती है, वो तुम्हें हिंदी में समझा देगी कि मेरी बड़ी बहू ने क्या कहा है। मुखेर लोका। एंटोनियो की बात पर कल्याणी की सारी बहुएं हंसने लगती है। ये देखकर माया को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, जिस पर वो बोलती है, अरे कल्याणी, तुमने क्या अपनी 5 बहुओं से अलग अलग भाषा में हमारा मजाक बनवाने बुलाया था? आंटी जी, मजाक अपना आपने खुद ही बनवाया है। इतना कुछ सुनने के बाद माया तो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कल्याणी की बहुओं की मुंह दिखाई अच्छे से होती है। गुजरते समय के साथ उसकी 5 बहुएं अलग अलग देश की होने के बावजूद एक हिंदुस्तानी बहू के सारे फर्ज निभाती है। ये देखकर कल्याणी एक दिन अपनी बहुओं को अपने पास बुलाकर उन 5 को एक एक हार देकर कहती है, बहुओं, मुझे लगा था तुम 5 अलग अलग देशों से हो तो ना जाने कैसे एडजस्ट करोगी। हाँ, मैं तुम सबको तुम मुझे समझ भी पाओगी या नहीं, लेकिन मैं गलत थी। मुझे लगता था संस्कार सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियों में ही होते हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। माँ जी, आपने भी हमें बहू नहीं बेटी बना के रखा। शुरू में हमें कितनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपने तब भी हमें डांटा नहीं। जी अम्मी जान, आप तो लाजवाब है। टी आमो, मदर इन लो। क्या लो? She's saying she love you. माँ पानी ती मिलाए माया गुच्छू आमा। She's also saying I love you, mother-in-law. अच्छा अच्छा बहू, I love you too. और ऐसे ही ये 5 अलग अलग देश से आई 5 बहुएं एक साथ प्यार से अपनी सास और पति के साथ एक ही घर में रहती है। उमा आज भी अपनी बहू को सुना रही थी, क्योंकि किरण हर रोज कढ़ी चावल बनाकर रख दिया करती और पूरे दिन उसे ही खाया करती, जिससे उमा काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन किरण का मन अभी भी कढ़ी चावल से नहीं भरा था। माँ जी, ये कढ़ी चावल कितने टेस्टी होते हैं, फिर भी आप ना जाने क्यों मुझे सुनाती रहती हो। अगर आपको नहीं खाना तो आप कुछ और बना लीजिए, पर मैं तो यही खाऊंगी क्योंकि कढ़ी चावल मुझे बहुत पसंद है। अरे बहू, क्या तू रोज रोज ये कढ़ी चावल बना देती है? हम तो इसे खा खा कर परेशान हो गए हैं। और तू एक बात बता, ये कढ़ी चावल रोज रोज कौन खाता है? अरे मेरे पति का ना फेवरेट था कढ़ी चावल, पर तेरे आने के बाद से वो कढ़ी चावल का नाम ही नहीं लेता। देखिए माँ जी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और रही सबके खाना बनाने की बात तो माफ करना माँ जी,
पर मैं कड़ी चावल में ही उलझ जाती हूँ। घंटों गैस के आगे खड़े रहकर फिर आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करूँ, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। उमा की बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और आए दिन वो कड़ी चावल बनाती रहती। ऐसी एक दिन उमा अपनी पड़ोसन विमला के यहाँ सब्जी मांगने जाती है। क्या बात है उम्मा, आज सुबह सुबह तेरे दर्शन हो गए। कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे बिमला, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बहू से परेशान हो चुकी हूँ। अरे रोज रोज बस एक कड़ी चावल ही आता है उसको बनाने, बस वही खिला खिला कर परेशान कर दिया है हमें। ऐसा भी क्या हो गया? आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। हाँ, वैसे तो मैं सब्जी लेने आई थी, पर तू कह रही है खाने को तो खा ही लेती हूँ। आजा, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना निकाल के लाती हूँ। वैसे भी बहू मायके गई है, मैंने सोचा आज अच्छा सा खाना बना लूँ। तू आई है, चल तू भी खा ले। इतना कहकर विमला किचन में जाती है और उमा के लिए खाना लेकर आती है। अब उमा खाना देखकर अपना सर पकड़ लेती है और विमला से कहती है, अरे यार, जिस खाने से मैं भागकर यहाँ पे आई, यहाँ पे भी वही बना है, कड़ी चावल। अरे विमला, ये कड़ी चावल देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो चुका है और तूने भी यही बना लिया। अब तो मैं भूखी मर जाऊंगी, पर ये नहीं खाऊंगी। अच्छा, तेरी बहू रोज कड़ी चावल बनाती है तो उसे मना क्यों नहीं करती? तो बोल उसे खाना है कड़ी चावल तो अपने लिए बनाए और तेरे लिए कुछ और बना दे। अरे अगर वो मेरी बात मानती तो मुझे दिक्कत ही क्या थी। अब मुझे लगता है कि इस बुढ़ापे में मुझे ही रसोई में घुसना पड़ेगा, और अगर मैंने अब खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया तो मैं और मेरा बुढ़ा ये कड़ी चावल खा खा कर स्वर्गवासी हो जाएंगे। उमा विमला के घर से आकर अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है। उमा का बेटा तो ऑफिस में था, लेकिन वो देर शाम को घर पर वापस आ जाता था। माँ, अगर आप कुछ कर सकती हो तो मेहरबानी करके कल से खाना आप बनाना। उसके बनाए हुए करी चावल खा खा कर मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे 10 दिन से बना बना के खिला रही है, उसका तो मन ही नहीं भरता है। अरे यार, परेशान हो गया हूँ मैं उससे। और मैं तो ऑफिस जाकर दोस्त का टिफिन मांग के खाता हूँ, तब जाके थोड़ी राहत मिलती है, वरना ये करी चावल खा खा कर ना मेरी शक्ल खुद करी चावल जैसी हो जाएगी। बेटा, मैं तो तेरी पत्नी से परेशान हो चुकी हूँ। अरे इतना कड़ी चावल कौन खिलाता है किसी को? अरे इससे अच्छा जहर ही खिला दे हमें, बार बार कड़ी चावल तो नहीं खाना पड़ेगा। अरे माँ, उसकी क्यों बात कर रही हो? उससे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हर चीज में करी चावल दिखता है और उसको मना करने जाओ या समझाने जाओ तो रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है मुझे करी चावल पसंद है तो मैं करी चावल खाऊंगी। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, ये सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है ना मैं ही अपनी जान दे दूं। दोनों माँ बेटे अपनी परेशानी बता रहे थे कि उधर किरण अपने लिए कड़ी चावल बनाकर सुबह शाम वही खाती, दूसरी तरफ उमा अपने पति और बेटे के लिए अलग अलग तरह का खाना बना दिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन उमा की तबीयत खराब हो जाती है। वो ना ही खाना बना पाती है और ऐसे में उसने फिर से कड़ी चावल बनाए, जिसको लेकर कलेश हो जाता है। अब उमा फैसला करती है कि वो अपनी बहू की कड़ी चावल खाने की आदत छुड़वा कर ही रहेगी। ऐसे एक दिन किरण खाना बनाने के बाद बार बार वॉशरूम जा रही थी। बाप रे, लगता है कड़ी चावल खा के मेरा पेट खराब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही ठीक होगा ना फिर से कड़ी चावल खाऊंगी। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? काफी देर से देख रही हूँ तुझे मैं, वॉशरूम जाए जा रही है। क्या हो गया? तेरा पेट सही नहीं है क्या? कड़ी चावल खाएगी तो यही होगा ना? मेरी बात तो तू मानती नहीं है। नहीं नहीं, मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है और मैं दोबारा कड़ी चावल खाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, अगर तू मर भी जाएगी ना तो कड़ी चावल खाना तो तेरा छूटेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो आप माँ जी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन अपने कड़ी चावल को नहीं छोड़ूंगी। किरण की बात सुनकर उमा अपना मुंह टेढ़ा बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उमा ने मन बना लिया था कि अब अपनी बहू को सबक सिखा कर ही रहेगी। एक दिन उमा के घर में उसकी पड़ोसन विमला आती है। यार जल्दी चलना, भंडारा हो रहा है, खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, आ ही रही थी, बस थैला ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा, भंडारा किस चीज का है? कड़ी चावल का है, बाजार में, लेट हो जाएगा, जल्दी चल। कोई बात नहीं, बाहर का कड़ी चावल तो बहुत अच्छा होता है। विमला और उमा की बातें जब किरण सुनती है तो वो तुरंत ही बाहर आती है और बाजार जाने की जिद करने लगती है। माँ जी, क्या मैं भी बाजार चल सकती हूँ? हाँ हाँ चल ना, तेरा ही पसंद का है कड़ी चावल, मंदिर के बाहर ही बट रहा है। अरे विमला, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। अरे बहू को मना क्यों कर रही है? तुझे पता है ना उसे भी कितना पसंद है कड़ी चावल। चल चल, उसे भी लेके चलते हैं।
अरे वो थोड़ा सा खा भी लेगी तो क्या हो जाएगा। देख ले, तू इसको अपने साथ ले जा रही है, पर मैं नहीं लेके जाऊंगी इसको अपने साथ। माँ जी, मैं अपने पैरों से जाने वाली हूँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? आप बस हाँ बोलिए। अच्छा चल चल ठीक है, ले चलती हूँ तुझको, पर वहाँ भंडारे की लाइन में जाकर पागलों की तरह खाने मत लग जियो, नहीं तो लोग कहेंगे जरा देखो तो इसकी बहू को कैसे भिखारन की तरह खा रही है, जैसे कभी मिला ही ना हो। उमर विमला किरण को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर विमला किरण से कहती है, बहू यहाँ बट रहा है कढ़ी चावल, तेरा जितना मन करे उतना खा ले। जब तक हम सामान लेके आते हैं बाजार से, हम आके खा लेंगे। ठीक है माँ जी, मैं कढ़ी चावल खाकर घर चली जाऊंगी। यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अब किरण लोगों की भीड़ को चीरती हुई कढ़ी चावल के टेबल पर बैठ जाती है और सभी लोग कढ़ी चावल का आनंद लेते हुए खा रहे थे। किरण भी अब एक के बाद एक कढ़ी चावल के प्लेट मंगवाकर खाए जा रही थी। तभी एक औरत किरण को देखकर कहती है, बाप रे बाप, कितना प्लेट कढ़ी चावल खा गई, ऐसा लग रहा है कि भंडारे में आई है। और इसे लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में खाने आई है, भंडारे में ही तो खाने आई है ना। कितने पागल हैं यहाँ के लोग। किरण खुद से बात करते हुए एक बार फिर से एक प्लेट लेकर खाने लगती है। देखते ही देखते वो लगभग 8 प्लेट कढ़ी चावल खा जाती है। तब वो किरण को एक पर्चा देने के लिए एक लड़का आता है, जिसमें 2500 रुपए का बिल आता है। अब कढ़ी चावल का बिल देखकर किरण हैरान रह जाती है। ओए छोटू सुन, तू ये मुझे बिल क्यों दे रहा है? अब क्या तू भंडारा खिलाने के भी पैसे लेगा क्या? चंदा तो तूने लिया ही होगा ना, और नहीं भी लिया होगा तो क्या मैं तुझे अंबानी की बहू दिख रही हूँ जो ये 2000 का बिल मुझे थमा रहा है? भंडारे में खिलाने का भला पैसा कौन लेता है? क्या बात कर रही हो? अरे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, दिखाई नहीं दिया क्या आपको? वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, रामलाल के कढ़ी चावल खाए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं इसलिए खाए। अरे आपको दिखाई नहीं दिया? और किस गधे ने आपको कह दिया कि यह भंडारा हो रहा है? या कोई भंडारा नहीं हो रहा। अरे भंडारा होता भी है तो लिमिट में खाता है इंसान। अरे आप तो 8 प्लेट खा चुकी हो, अब चुपचाप से 8 प्लेट के पैसे निकालो जल्दी। क्या ये फेमस कढ़ी चावल की दुकान है? इसका मतलब माजी और विमला काकी ने मुझे बेवकूफ बनाया। भैया मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, 2000 कहाँ से दूंगी मैं? जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं दोगी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, ये बात सुन लो आप। एक काम कर सकती हो, ये पप्पू पेंचर है ना, उसके फोन से फोन कर लो घर पे और बोलो आकर पैसा दे, वरना मैं घर नहीं जाने दूंगा। अब किरण हैरान, परेशान और घबराई हुई थी और अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है। ये सुनकर राजेश का दिमाग भी गर्म हो जाता है। वो तुरंत अपने ऑफिस से रामलाल कढ़ी चावल वाले की दुकान पर पहुंचता है, जहां पर किरण ने कढ़ी चावल खाया था, और उसका हिसाब करके उसे घर ले आता है। जिसके बाद किरण कढ़ी चावल खाने का नाम कभी नहीं लेती, क्योंकि उसे ये पता था ये सब कुछ उसकी सास ने जानबूझकर किया था। पिछले कुछ दिनों से अनु की बहू गीतिका की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। काफी दवाई लेने के बाद भी गीतिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था, जिसके चलते अनु गीतिका को एक बड़े अस्पताल में लेकर जाती है, जहां डॉक्टर श्वेता उससे बोलती है, अनु जी आपकी बहू के कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं इनको क्या हुआ है। जी ठीक है डॉक्टर, आज ही अपनी बहू का ब्लड टेस्ट करवा ही देते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट हॉस्पिटल में ही हो जाएंगे। मैं अभी स्टाफ बॉय को बुला देती हूँ, वो आपके बहू को ब्लड टेस्ट के लिए ले जाएगा। इतना कहकर श्वेता अपने टेबल पर रखे बेल को बजाती है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ का एक लड़का वहां पर आता है। श्वेता एक स्लिप में उसे गीतिका के टेस्ट के बारे में लिखकर दे देती है। एक लड़का गीतिका को अपने साथ लैब में ले जाता है, जहां गीतिका के अलावा एक और पेशेंट बैठी हुई थी। तभी वो लड़का बोलता है, आपका नाम क्या है? गीतिका। और आपका नाम क्या है? गिट्टिका। क्या बात है, कमाल की बात हो गई, दोनों का नाम सेम टू सेम। चलिए कोई नहीं, मैं दोनों का ब्लड सैंपल ले लेता हूँ। सुनिए, मेरे वाले पे आप गीतिका चौहान लिख दीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। इतना कहकर वो लड़का पहले गीतिका के ब्लड सैंपल लेता है और फिर साइड में रखकर उस लड़की के ब्लड सैंपल लेता है और दोनों को बाहर भेज देता है। तभी उस लड़के का फोन बजता है और वो फोन पर बात करने लगता है। इसी बीच गलती से दूसरी लड़की के ब्लड सैंपल के ऊपर वो गीतिका के नाम की स्लिप लगा लेता है। ब्लड सैंपल के टेस्ट को लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। अगले दिन अनु गीतिका को लेकर अस्पताल आती है। रिपोर्ट्स लेकर वो अनु के पास जाती है। डॉक्टर श्वेता रिपोर्ट पढ़कर बोलती है, जी देखिए, बात ये है कि आपकी बहू कुछ दिन की ही मेहमान है, इन्हें ब्लड कैंसर है और वो भी फाइनल स्टेज का। आई एम सॉरी, पर उनके पास वक्त बहुत कम है। ये क्या कह रही हैं आप? आपके कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहू मरने वाली है? जी हौसला रखिए, जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। आपको जरूर कोई धोखा हो रहा है। आप अच्छे से पढ़िए,
ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी बहू को इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको आपकी बहू का बहुत ख्याल रखना है। जब पेशेंट को ये पता हो कि वो मरने वाला है तो उसके लिए इस टाइम को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप जितना हो सके अपनी बहू को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाकी जो भी दवाइयाँ हैं वो मैं लिख कर दे देती हूँ। इतना कहकर श्वेता प्रिस्क्रिप्शन लिखकर अनु को दे देती है। अनु उसे और रिपोर्ट्स को लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ गीतिका बोलती है, माँ जी डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ? मैं ठीक तो हूँ ना? माँ जी क्या हो गया? कुछ बोलिए तो सही। बहू तू मरने वाली है। तुझे कैंसर हुआ है। तेरे पास बस थोड़े से ही महीने का समय रह गया है। अनु की बात सुनकर गीतिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोलती और एकदम से चुप हो जाती है। तभी अनु बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास तुझे लेकर जाऊंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी सास पर भरोसा रख बेटा। जैसे तैसे समझाकर अनु गीतिका को घर ले आती है। अपने मरने की बात सुनकर गीतिका एक अजीब सी सोच में डूब जाती है। अब वो ना ठीक से खाती थी और ना किसी से बात करती थी। बस सारा सारा दिन उसकी आंखों में आंसू यूं ही बहते रहते। ये देखकर अनु गीतिका से बोलती है, गीतिका बेटा, माना कि बहू तू मरने वाली है। तेरे हाथों में जीवन की रेखा बहुत कम है, पर जितनी है बेटा तू उसी में ऐसे रो रो कर क्यों बिता रही है? मुझसे तेरा ये दर्द देखा नहीं जाता बेटा। तेरे पास जितना वक्त है उसमें तू हंस खेल, तुझे जो चाहिए वो कर, पर खुद को ऐसी तकलीफ मत दे बेटा। माँ जी मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। जब जब मुझे ख्याल आता है मेरे पास बस गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं हर दिन एक मौत मरती हूँ माँ जी। मुझे तो यमराज साक्षात दिखाई देते हैं। मुझे तो आपके अंदर भी यमराज दिखाई देते हैं। मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ। इससे तो अच्छा था भगवान मुझे सीधे बुला लेता। मैं ऐसे दिन दिन नहीं मर सकती माँ जी, नहीं मर सकती। इतना कहकर गीतिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते हैं। गीतिका की कैंसर की बीमारी धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलने लगती है। हर कोई उसे सिंपैथी देने के लिए उसके घर पर आता है और गीतिका धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। ऐसी अनु की देवरानी कुमकुम गांव से गीतिका का पता लेने आती है और बोलती है, दीदी, बहू के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा कि बहू मरने वाली है। ये बात सोच सोच के हमारा कलेजा छिला जा रहा है। ना जाने आप ये गम कैसे पी के जी रही हो। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने हर किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन गीतिका के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बहू मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस सच को मैं झुठला नहीं सकती हूँ। दीदी हौसला रखिए, आप ही को तो बहू को हिम्मत देनी है। और कितना हौसला बनाऊं कुमकुम? हौसला देते देते तो मैं खुद टूट गई हूँ ना जाने मेरी बहू के भाग्य में ये क्यों लिखा था। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन किसी को अब तक इस बात की खबर नहीं थी कि कैंसर की एक रिपोर्ट ब्लड टेस्ट पर बना दी गई है। डॉक्टर श्वेता कैंसर के अकॉर्डिंग गीतिका का ट्रीटमेंट करती जाती है। गलत मेडिसिन खाने की वजह से अब गीतिका की तबीयत और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है। साथ ही उसका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। अनु फिर से गीतिका को डॉक्टर श्वेता के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर गीतिका की हालत को देखकर बोलती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जो सिम्टम्स कैंसर पेशेंट के अंदर दिखते हैं वो तो इनमें दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इनकी ब्लड रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इनको 3rd स्टेज ऑफ कैंसर है। ट्रीटमेंट भी उसी की अकॉर्डिंग किया जा रहा है, फिर भी रिजल्ट कुछ और ही बयां कर रही है। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बहू को मैं ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी बहू मरने से पहले ही जिंदा लाश हो गई है। गीतिका, क्या कुछ बात है जो हम सबको ना पता हो और तुम जानती हो? कुछ है तो प्लीज बताओ ताकि मुझे कुछ समझ आ सके। प्लीज गीतिका बोलो। डॉक्टर, मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उस दिन वहाँ। इतना कहकर गीतिका डॉक्टर श्वेता को ब्लड टेस्ट के दौरान मिली गीतिका नाम की उस लड़की के बारे में बताती है। ये सब सुनकर डॉक्टर श्वेता गीतिका और अनु को बाहर भेज देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर श्वेता उस लड़के को बुलाती हैं जहां पर गीतिका का टेस्ट किया गया था, और जिसने गीतिका का टेस्ट किया था उससे वो बातें करते हुए बोलती हैं, क्या तुम श्योर हो कि उस दिन जो गीतिका चौहान के नाम से तुमने ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भेजा था वो इन्हीं का था?
हाँ हाँ मैडम, इन्हीं का था। पर क्या? अब मैडम वो ना बीच में मुझे ना कॉल आ गया, और जब मैंने कॉल रखा ना तो मैं भूल गया कि गीतिका चौहान कौन है और गीतिका कौन है। तो मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और लिख दिया। आर यू मैड? तुम जानते भी हो तुम्हारे इस दिमाग लगाने की वजह से किसी का कितना नुकसान हो सकता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें ड्यूटी पर फोन अलाउड नहीं है, फिर तुमने फोन यूज क्यों किया? जल्दी से दूसरी वाली गीतिका की भी रिपोर्ट की कॉपी लेकर आओ अभी। इतना कहकर वो लड़का फटाफट से दूसरी वाली गीतिका की रिपोर्ट की कॉपी लेकर आता है। अनु और गीतिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर फिर से गीतिका का ब्लड सैंपल लेते हैं और इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट लेबोरेटरी से मंगवाती है, जिसके बाद अनु और गीतिका को वापस से अपनी केबिन में बुलाती है और बोलती है, अनु जी, आपके लिए गुड न्यूज है, अब आपकी बहू नहीं मरने वाली है। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? मतलब ये खुशी की बात है, लेकिन पहले जो आपने कहा था मेरी बहू बच नहीं सकती, वो कैसे मुमकिन हुआ? ये आपको वही बताएगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ना गलती से ना ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, और जिसके कारण आपको ये लगा कि आपकी बहू को बीमारी हो गई है, और इलाज के लिए जो दवाइयाँ इनको दी गई उसे खाने से इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और ये डिप्रेशन में चली गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी इस माफी की कोई वैल्यू नहीं है। पेशेंट की नजरों में डॉक्टर उनके लिए भगवान होते हैं। कितना भरोसा करके कोई पेशेंट हमारे पास इलाज करवाने के लिए आता है, लेकिन तुम जैसे लोगों की गलती की वजह से कितने ही ट्रीटमेंट गलत हो जाते हैं। अगर गीतिका जी को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? जिस पेशेंट को इलाज की जरूरत थी उसे इलाज नहीं मिल पाया, और जिन्हें जरूरत नहीं थी वो खामखा बीमारियों का शिकार हो गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। आज के आज ही मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर श्वेता उस लड़के को वहाँ से भेज देती हैं। बेटा अब तो नहीं मरने वाली है तू जानती नहीं है कि मैं इस बात को सुनकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सारे सच का पता लगाया। इतना कहकर अनु गीतिका को वहाँ से ले जाती हैं और अब गीतिका बिना किसी मौत के डर से अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।